ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। बहुत लंबे समय से आप लोगों को प्रतीक्षा रही होगी जो अब समाप्त होने वाली है। इस बार मैं जो ये वार्षिक राशिफल है उसको कई हिस्सों में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पहला हिस्सा जो देने जा रहा हूं वह है वार्षिक सारांश। हर राशि के लिए मैं वार्षिक सारांश दूंगा, उसके बाद अलग अलग विषयों पर आपको अलग अलग वीडियो थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। तो कई वीडियो आएंगी, अभी उसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि कई वीडियो आने वाली है और विस्तार से इस बार जो मैं आपको राशिफल 2025 का देने वाला हूं। अभी जो बात करेंगे वो वार्षिक सारांश की बात करेंगे हर राशि वालों के लिए, लेकिन जो मुख्य बातें पूरे वर्ष में रहने वाली हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें रहने वाली हैं। लेकिन अब देखिए, जब चर्चा करूंगा तो इसमें तो भाई शुभ बात भी होगी और अशुभ बातें भी होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। तो उससे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ दे दूं, ढेर सारी शुभकामना दूं, और जितनी विघ्न और बाधाएं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो खूब अच्छी हों ही, लेकिन अगर कोई विघ्न और बाधा आने के संकेत सितारे दे रहे हैं तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वो भी दूर हों और आपके जीवन में चहुमुखी विकास और कल्याण भगवान शिव करें। इस प्रार्थना के साथ जो है वो मैं राशिफल प्रारंभ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इस वर्ष की मुख्य बातें ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या हैं, और उसके बाद एक एक करके सभी राशियों के लिए वार्षिक सारांश। तो आइए देखते हैं मुख्य बातें इस वर्ष क्या हैं जो सभी राशियों के ऊपर लागू होंगी। एक बात और बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है उसे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि के आधार पर आप उसे मत देखिए। दूसरा, कितना भी हम लोग मेहनत करें, राशिफल सामान्य ही होता है, इसको अंतिम ना माने। इसकी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि मेहनत बहुत किया जाता है तो संभावनाओं की संभावना भी बहुत अधिक होती है। फिर भी इसे आप सामान्य मानिए। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो आपके अपनी कुंडली की क्या स्थिति है, वर्तमान में आप किस दशा अंतर या प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं, स्थायी जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार की हैं, और वे ग्रह इस समय किस स्थिति में है, इस पर निर्भर करती हैं। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की, जिसमें वर्ष की मुख्य बातें पहले प्रारंभ करते हैं। शनि का गोचर मीन राशि में 29 मार्च को होगा। शनि, देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु ये बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक इनकी दशांतर हो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यंतर में सूक्ष्म प्राण में टकराते ही टकराते हैं और आपके जिस भाव में रहेंगे वहाँ लंबे समय तक रहते हैं। तो शनि देव जो है वो 29 मार्च तक अपनी कुंभ राशि में है, लेकिन 29 मार्च 2025 से वो आ जाएंगे मीन राशि में। राहु और केतु का गोचर जो है वो 29 मई 2025 को जो है वो कन्या और मीन में अभी गोचर राहु केतु का चल रहा है, वहाँ से यह सिंह और कुंभ में हो जाएंगे, अर्थात केतु सिंह में चले जाएंगे और कुंभ राशि में राहु आ जाएंगे। तो वर्ष के दौरान बीच में चर्चा किया जाएगा क्या प्रभाव होगा, लेकिन मुख्य बातें समझ लें। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में आ रहे हैं, अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः 5 दिसंबर को मीन में आ जाएंगे। तो अब इस वर्ष अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं, मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं और कर्क राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु जो है वो थोड़ा सा इस बार जो है वो आपको अस्थिरता देने की स्थिति बना रहे हैं। 7.5 की अगर मैं बात करूं तो 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है। अगर जिसकी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए अंतिम शनि की ढैया शुरू होगी, क्योंकि जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन वालों के लिए मध्य 7.5 क्षमा करिएगा 7.5 शुरू होगी, कुंभ वालों के लिए अंतिम, मीन वालों के लिए मध्य और मेष के लिए 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ इस वर्ष होगा 29 मार्च के बाद। ढैया की बात करूं तो चंद्र राशि से ही ढैया भी देखी जाती है। अभी कर्क और वृश्चिक को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों से ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह और धनु के लिए जो है वो शनि की ढैया प्रारंभ होगी। सभी राशियों के लिए जो यह वर्ष है वह 2 तरह का प्रभाव देने वाला है, क्योंकि जो प्रमुख प्रभावशाली लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति और शनि,
ये मोटा मोटी, क्योंकि 29 मार्च को शनि का हो रहा है, तो आप अप्रैल और बाकी जो परिवर्तन है वो मई में होने वाले हैं। तो मोटा मोटी आप अप्रैल मई ले लीजिए। हमने मई को ले लिया है महीना मिड। मई से पहले हर लोगों के लिए कुछ प्रभाव वर्ष का अलग होगा और मई के बाद जो है वो कुछ प्रभाव अलग होगा। कुल मिला के थोड़ा सा यह वर्ष अस्थिरता देने वाला होगा लगभग सभी राशियों के लिए। किस किस के क्षेत्र में क्या होगा मई से पहले और मई के बाद, उस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्ष में 4 ग्रहण 2 मार्च के महीने में 14 और 29 तारीख को और 2 सितंबर के महीने में 7 और 21 तारीख को लगने वाले हैं। तो यह वर्ष का ग्रहों का सारांश मैंने देने का प्रयास किया। अब एक एक करके बात करूंगा कि आपकी लग्न राशि के अनुसार मई से पहले क्या इस वर्ष का सारांश है और मई के बाद क्या इस वर्ष का सारांश है। धनु लग्न राशि जिनकी है उनके लिए किस प्रकार का संकेत जो है वो सितारे दे रहे हैं इस वर्ष में 2025 में। जैसा हर राशि वालों के लिए, लग्न राशि वालों के लिए बता रहा हूं कि इस वर्ष को 2 भागों में देखा जा सकता है, मई से पहले और मई के बाद की स्थिति को आधे आधे हिस्सों में, क्योंकि ग्रहों के बड़े परिवर्तन इस वर्ष में होने वाले हैं और अस्थिरता लगभग सभी लग्न राशि वालों के लिए रहने वाली है। तो यह वर्ष कोई बहुत फायदेमंद किसी के लिए भी नहीं होगा। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव यह वर्ष देने का संकेत दे रहा है। धनु वालों की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो प्रमुख जो सितारे हैं, प्रमुख जो ग्रह हैं, उनकी स्थिति आपकी कुंडली में इस प्रकार रहने वाली है। वर्ष के प्रारंभ में राहु आपके 4th भाव में, केतु आपके 10वें भाव में, शनि आपके 3रे भाव में और बृहस्पति आपके लग्नेश जो है वो 6ठे भाव में रहने वाले हैं। तो पहले आधे हिस्से में किस प्रकार का प्रभाव होने वाला है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सारांश स्वरूप मैं बता दूं कि सारांश की बातें कर रहा हूं, एक एक लाइन में क्या होने की संभावना ये ग्रह बता रहे हैं आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में। पहली बात तो यह है कि धन के मामले में अभी स्थिति कोई बहुत अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए प्रयास बढ़ाना होगा। परिश्रम का उतना परिणाम आपको मिलेगा नहीं जितना आप मेहनत कर रहे होंगे। जमीन जायदाद के खरीद फरोख्त से आपको बचना चाहिए। अभी न खरीदिए न बेचिए, क्योंकि उलझनें वहाँ दिखाई दे रही हैं। कुछ न कुछ जो है वो अवरोध, बाधा, उलझन इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो अगर अति आवश्यक ना हो तो अभी उस पर जो है वो थोड़ा रुके रहें। इस दौरान यानी पहले आधे हिस्से में वर्ष के प्रारंभ के परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना आप उम्मीद करते हैं, इसलिए आपको अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए या बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में भी बाधाओं का योग दिखाई दे रहा है, बहुत स्पष्ट सफलता नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सोच समझकर और धैर्य के साथ आप आगे बढ़ें। स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है कि कोई भी सेक्शन बहुत बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम स्पष्ट नहीं है। पदोन्नति के मामले में भी कठिनाई रहेगी। कार्य क्षेत्र में उतावलापन थोड़ा आपको हो सकता है। प्रसिद्धि मिलेगी लेकिन धन के मामले में बहुत अच्छा नहीं। ख्याति मिलेगी, समय व्यर्थ के कार्यों में, या कभी कभी लॉजिकली सोचेंगे कि लगेगा व्यर्थ का कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ या मैं लोगों की भलाई कर रहा हूँ। लेकिन आपके स्व विकास के लिए, खुद के विकास के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि में कठिनाई आपको महसूस होगी। विवाह योग्य जो लोग हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो यह समय सामान्य है, न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है, इसलिए अगर बात आगे चलती है तो कुंडली मिलाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों का सहयोग बना रहेगा, ये बात अच्छी दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ न कुछ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, वह क्षेत्र विवादित दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, वो वहाँ पर कठिनाई है। और संतान प्राप्ति के लिए सही समय नहीं है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं इस समय, तो यह समय कोई बहुत अनुकूल प्रथम भाग जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्षमा करिएगा। अब बात करते हैं मई के बाद की जो स्थिति आपके लिए धनु वालों के लिए बन रही है ग्रहों की, उसमें जब मई के बाद जो प्रमुख ग्रह हैं वो शनि आपके आ जाएंगे 4th भाव में,
यहाँ से आपके दसम भाव को, आपके शत्रु भाव को और आपके लग्न को प्रभावित करेंगे। राहु आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, केतु आपके भाग्य स्थान पे आ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जहाँ से यह आपके लग्न, आपके आय स्थान और आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। बृहस्पति जो है वो बहुत स्थिर नहीं है, कर्क राशि में भी जाएंगे वर्ष के लास्ट में आते आते, फिर रिवर्स होकर के वर्ष के अंत में ही मिथुन में पुनः आ जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति थोड़ा अस्थिरता उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों का जो प्रभाव दिखाई दे रहा है आपके लिए मई के बाद, वो अभी भी कार्यस्थल पर कुछ न कुछ कठिनाई का योग बनेगा आपके लिए, बहुत आसान नहीं होगा। हायर अथॉरिटीज के साथ जो है वो उतार चढ़ाव संबंध अनमने से या परेशान करने वाले हो सकते हैं। आय सामान्य जो है इस दौरान रहेगी। स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। कार्य और निवास स्थान दोनों में रहने की जगह भी बदल सकती है या बदलने की संभावना बन रही है, और कार्यस्थल में भी परिवर्तन हो इसकी संभावना दिखाई दे रही है। करीबी लोगों के साथ धोखे और विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको उधर सावधान, एक तो राहु बैठे हुए, गुरु की भी दृष्टि जा रही है, तो वहाँ पर बौद्धिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भाग्य के मामले में आपको अवरोधों का सामना करना पड़ेगा, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए भाग्य भरोसे कोई कार्य ना करें। विवाह के लिए समय सहयोगी और शुभ रहेगा। जो प्रारंभ में सामान्य है उसमें शुभता बढ़ेगी और बेहतर समय जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो व्यापार में अच्छी वृद्धि का संकेत है। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए बेहतर वृद्धि का संकेत दिखाई दे रहा है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को कुछ कठिनाइयों का योग बनेगा। तो कार्य क्षेत्र आपका किस हिसाब का है उस हिसाब से आपकी चीज़ें प्रभावित होती भी हैं और होती भी रहेंगी, क्योंकि कर्म प्रभावित करता है। तो जो लोग अपने कार्य व्यापार में उनके लिए अच्छे वृद्धि का संकेत दिख रहा है, उसमें आपको उन्नति होगी, चीज़ें बेहतर होंगी। नौकरी वालों के लिए दिक्कत आ रही है। आत्मबल इस दौरान खूब आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। परिश्रम का परिणाम जो पहले नहीं मिल रहा था वो इस समय मिलेगा, जिसमें आप मेहनत लगाएंगे, बुद्धि करेंगे, बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे, श्रम का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। भाग्य पक्ष थोड़ा अवरोध उत्पन्न कर सकता है। शत्रु इस समय जो है वो आपके परास्त होंगे। कोई वाद विवाद, कहीं कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, उसमें आपकी विजय की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। कर्ज लंबे समय से चल रहा है तो चुकाने में समर्थ होंगे। संतान और शिक्षा के दृष्टिकोण से समय समय सामान्य शुभता लिया हुआ है, बहुत अधिक शुभता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। आप एक बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी और धार्मिक सामाजिक कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी। तो पहले हाफ की अपेक्षा बहुत अच्छा तो धनु वालों के लिए पूरा वर्ष नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले आधे हिस्से की अपेक्षा दूसरा भाग जो है वो कुछ बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह था धनु वालों के लिए इस वर्ष का सारांश। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। अभी बहुत कुछ है मेरे पास धनु वालों के लिए इस वर्ष में, वो अलग वीडियो में आपको दूंगा। आपका आने वाला समय और 9 वर्ष शुभ और मंगलमय हो। भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।